तो मिशन गुजरात पर है भारतीय जनता पार्टी। आपको लिए चलते हैं सूरत, जहां पर इस वक्त जेपी नड्डा कुछ कह रहे हैं। आप सुनिए। 1906 में जापान में जापानी बुखार का दवा बनी थी और 2006 में भारत पहुंची थी। ये हमारा रिकॉर्ड था। बड़े बड़े सूरमों ने बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े काम किए। और मोदी जी ने, कोरोना आया इस शताब्दी का सबसे बड़ा, जिसको कहते हैं एक पेंडेमिक आया इस शताब्दी। 20 जनवरी 2020 को पहला केस डिटेक्ट हुआ। 20 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया और 9 महीने के अंदर एक नहीं दो वैक्सीन बना करके भारत में, और दो वैक्सीन तो आपको दी ही। हमने वैक्सीन मैत्री में 100 देशों को वैक्सीन पहुंचाई है और 48 देशों को मुफ्त पहुंचाई है। यानी भारत अब लेने वाला नहीं है, देने वाला हो गया देश में, दुनिया में अपने आप को। इसलिए हम समृद्ध भारत, सक्षम भारत, आत्मनिर्भर भारत, ये हम पढ़ रहे हैं। एक समय में हम सिम कार्ड खरीदते थे, ये जो आपके मोबाइल में सिम कार्ड लगता है, आज हम दुनिया को बेचने वाले हो गए। दुनिया के दूसरे नंबर के हम हो गए चिप को बेचने वाले। और मोबाइल, दुनिया में दूसरे नंबर पर देश खड़ा है भारत, जो दुनिया में मैन्युफैक्चर कर रहा है मोबाइल का। स्टील में हम दूसरे नंबर पर हो गए, सौर में हम 5वें नंबर पर हो गए। विकास की एक नई गाथा लिखी जा रही है। बताइए, राजकोट में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बना कि नहीं, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 15 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बन रहे हैं। 15। जवाहरलाल नेहरू जी ने 1960 में एक बनाया था, अटल जी ने 6 बनाए और मोदी जी ने 15 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनाए। 200 नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं, 200 नए मेडिकल कॉलेज। एक समय में हमारे डॉक्टर्स की हमेशा कमी रहती थी, आज डॉक्टरों की बहुतायत हो रही है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। एक विकास के नए आयाम लिखे गए। उसी तरीके से 53% हमारी एमबीबीएस की सीटें बढ़ी है। एक समय में 54,000 था, आज 83,000 सीटें पर साल, प्रति साल हम डॉक्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएट 30,000 हमारे स्टूडेंट होते थे, आज 54,000 प्रति वर्ष पोस्ट ग्रेजुएट करके निकल रहे हैं। इसलिए मित्रों, और अगर मैं गुजरात की बात करूं तो 2000 शुरू में हमारी जो जीडीपी थी वह 99,000 करोड़ रुपए। आज हमारी जीडीपी 19,80,000 करोड़ रुपए। ये हमारा अंतर है। स्कूल का ड्रॉप आउट जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुख्यमंत्री के रूप में संभाला था तो उस समय 30% था। आज का ड्रॉप आउट गुजरात का 1.7%। सबको शिक्षा, सबका विकास। उसी तरीके से फाइनेंशियल टेक्निकल सिटी का बनाना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू, वह भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुख्यमंत्री काल में उसको भी बना करके एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता की, यूनिटी की एक मिसाल कायम की है। वह भी हम सबके ध्यान में है। हमारे यहाँ सभी प्रदेशों में पानी का स्तर घट रहा है और गुजरात में पानी का स्तर 67% बढ़ गया है। यह भी हमको ध्यान रखना है, 67%। इसलिए अब राजेश भाई का वोट भी बढ़ना चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं आप? ये इसको मोहर लगाने का काम होना चाहिए। ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। हमें मालूम है मित्रों कि अभी पीछे वो आए थे और उन्होंने लगभग, प्रधानमंत्री जी ने 1.5 महीने पहले कोई 40,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को उन्होंने सहमति दी, उसको आगे बढ़ाया, उसको आगे बढ़ाने का काम किया। मित्रों, मैं आपके सामने रोजगार के बारे में जरूर चर्चा करना चाहूँ। लोग रोजगार के बारे में बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन यहाँ पर 10,000 यंगस्टर्स को अभी अभी गुजरात सरकार ने चिट्ठी दे करके उनको रोजगार दिया है और लगभग 35,000 और रोजगार देने की व्यवस्था 1 साल के अंदर की है। यह हमारा रिकॉर्ड रहा है। हम सिर्फ भाषण नहीं देते, काम करके दिखाते हैं। मैनिफेस्टो में नहीं लिखते हैं, लोगों को धरती पर उतार करके देते हैं। आपको ध्यान में आया होगा, आज से कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के नाम संदेश देते हुए एक साथ
हमारे लाखों लोगों को, नौजवानों को रोजगार देने का काम किया था। ये हम सबके ध्यान में। इसलिए मित्रों, आज मैं एक बात और भी आपसे कहना चाहता हूं। जब कोरोना आया था तो पिछली बार जो त्रासदी आई थी पिछले सेंचुरी में, तो बीमारी से ज्यादा लोग भुखमरी से मर गए थे। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण अन्न योजना की स्कीम चलाई और 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल देने की व्यवस्था की। कितनों को दी? 130 करोड़ के देश में 80 करोड़ लोगों को। और गुजरात में यही संख्या 3 करोड़ हमारे लोग हैं जिनको आज भी 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं, 1 किलो दाल देने की व्यवस्था की गई है। उसको भी हमको ध्यान रखना चाहिए। अगर मैं सिलेंडर की बात मैंने बताई आपको कि 11 करोड़ अब पहुंच गई है, पहले 9 करोड़ थी, अब 11 करोड़ पहुंच गई है। वही सिलेंडर यहां पर 37 लाख बहनों को पहुंचाया गया है। अगर मैं जनधन योजना में खाते की बात करूं तो जहां 47 करोड़ जनधन खाते खुले, अब खाते खुलने के बारे में भी मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। जब हम ये खाता खोल रहे थे तो उस समय कांग्रेस भाई हमारा मजाक बना रहे थे। कांग्रेस के भाई खाता खुलवा रहे, खाता खुलवा रहे, क्या करेंगे खाता खुलवा। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि मिसेस गांधी 1972 में कहती थी कि ये बैंक नेशनलाइज होगा तो गरीबों का भला होगा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बैंक की दहलीज 1972 से 2014 तक 3.25 करोड़ लोगों ने ही पार की थी। यानी बैंक में खाता 3.25 करोड़ ही खुला था। 2014 से जब जनधन खाता खोलने का काम हुआ तो ध्यान में आया कि गरीब आदमी खोलता क्यों नहीं है खाता। इसलिए कि गरीब आदमी बैंक में जाने से घबराता है, खाता खोलने के लिए पैसा डालना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा जीरो अकाउंट भी खुलेगा, तुम अपना नाम लिख दो, 1 पैसा मत डालो, सरकार तुम्हारे खाते में पैसा डालेगी, तुम खाता खोलो। खाता खोलने का फर्क क्या पड़ा? 47 करोड़ लोगों ने खाता खोला। और आपको मालूम है कि जब कोरोना आया तो मोदी जी ने 20 करोड़ बहनों के खाते में 3 महीने के लिए 500 रुपए पहुंचा दिया सीधे उनके खाते में। पहुंचाया था कि नहीं पहुंचाया था? पहुंचाया था कि नहीं पहुंचाया था? और उसमें जो सबसे आश्चर्य की बात थी, न पोस्टमैन, न मनी ऑर्डर, न कोई बीच में बिचौलिया, सीधा खाता और उधर मोदी जी और 20 करोड़ बहनों के खातों में पहुंचा दिया। ये हुआ बदलता भारत। आज लगभग 25 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है। 25 लाख करोड़। अभी 31 मई को शिमला के रिज मैदान से प्रधानमंत्री जी ने बटन दबाया और 15 सेकंड के अंदर 11 करोड़ 80 लाख किसानों के खाते में 2000 रुपए पहुंच गया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं कि ये बदलता भारत है। एक समय प्रधानमंत्री बोलता है कि मैं 100% भेजता था तो 85% बीच में पता नहीं किन हाथों में फंस जाता था, किसके हाथों में फंस जाता था। और आज 15 सेकंड के अंदर 11 करोड़ 80 लाख बहनों के खाते में, किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए पहुंच जाते हैं। ये भी हमको ध्यान रखना है। इसलिए मित्रों, विकास की एक नई गाथा है। मैं आपके सामने बहुत सी बातें बता सकता हूं, रख सकता हूं। जहां तक नवसारी का सवाल है, यहाँ के विकास के नए आयाम आपने देखे। सड़कों की का विषय उठा लीजिए, इंस्टीट्यूशंस का विषय उठा लीजिए, सीवरेज का विषय उठा लीजिए। अभी मुझे बताया गया कि एक आपके यहाँ नई सीवरेज प्लांट का भी एक, उसके लिए भी कोई 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है और नए नए आयाम चल रहे हैं। तो डेवलपमेंट तो हमारे साथ जुड़ा हुआ है ही। अब मैं दूसरी बात आपसे करना है। एक तो हमारी पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, मालूम नहीं भारत जोड़ों में निकली है तोड़ों में निकली है, समझ में नहीं आता। इनके नेता बोलते हैं जोड़ो, और जोड़ने क्या जाते हैं वो सुनो। दिल्ली में जेएनयू में नारे लगते हैं, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। अब ये अफजल कौन है? ये अफजल पार्लियामेंट के अटैक का मास्टरमाइंड है। और नारे क्या लग रहे हैं? अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। कातिल कौन हो गया? सुप्रीम कोर्ट का जज जिसने फैसला दिया।
कातिल कौन हो गया? भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, जिन्होंने उसको सही ठहराया। और राहुल जी दूसरे दिन जेएनयू पहुंच जाते हैं, हम तुम्हारे साथ। और वहां नारे क्या लगते हैं? भारत के होंगे टुकड़े टुकड़े, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। उनके साथ आप खड़े हो जाते हैं। आप भारत जोड़ने निकले हैं या तोड़ने निकले? कल का आपका बयान महापुरुष वीर सावरकर के बारे में, इतना हल्का बयान, स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ, क्या सोच है? तो इसलिए ये तोड़ने निकले हैं, ये जोड़ने नहीं निकले हैं। और इनसे कुछ भी होगा तो टूटेगा ही टूटेगा, जुड़ना तो आता ही नहीं। अब दूसरी भी एक पार्टी आई है, नहीं, बड़ा जोश है। ये उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने गए थे। उत्तर प्रदेश 350 सीटें लड़ी और 349 सीटों पर जमानत जब्त करा दी। ये उत्तराखंड गए थे चुनाव लड़ने के लिए, सरकार बनाएंगे। आप लोगों ने भी कहा बाबा पता नहीं क्या हो जाएगा। इनका जो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट था वो आजकल हमारे लिए प्रचार कर रहे हैं, वो हमारे बीजेपी में। और 69 सीटों पर चुनाव लड़ा और 69 सीटों में 65 सीट पर जमानत जब्त करा ली। मैं गोवा गया, एयरपोर्ट पर उतरा, सुधीर जी आपने भी देखा होगा, पोस्टर ही पोस्टर, बैनर ही बैनर, यहां भी लगाते होंगे, बैनर ही बैनर। मैंने कहा यार ये इनकी क्या हाल है? बोला आगे आगे चलिए देखिए क्या हाल हो। वहां 35 सीटों पर चुनाव, 39 सीटों पर चुनाव लड़ा और 35 पर जमानत जब्त करा ली। ये इनका रिकॉर्ड है। मणिपुर तो गए नहीं, बड़े दूर था। हमारे हिमाचल पहुंचे, मेरी बात नोट कर लेना, 67 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। 67 की 67 सीट पर जमानत जब्त होगी, इसको अपने 8 तारीख को देखिए। इसलिए मैं आज सिर्फ आपसे कहने आया हूं कि जो लोग, अब मेरे से पत्रकार पूछते हैं आप चुनाव, मैंने कहा ये लोग चुनाव तब लड़ते हैं जब कोड ऑफ कंडक्ट लगता है। हम चुनाव तब लड़ने लगते हैं जब हम शपथ ग्रहण हासिल करते हैं। उस दिन से हम काम पर जुट जाते हैं। उस दिन से हम तय कर लेते हैं कि हमने लोगों की सेवा करनी है, उनका जीवन स्तर उठाना है, उनको आगे बढ़ाना है, उनको तीव्र गति से आगे ले जाना है, देश को दुनिया के सामने खड़ा करना है, बड़ी बड़ी सड़कें बनानी है, चौड़ी सड़कें बनानी है, 4 लेन 6 लेन सड़क बनानी है। ये हमारे टारगेट होते हैं। उनका टारगेट होता है इस बार घर भरना है, बेटे को सेट करना है, ताऊ का बिजनेस बनाना है। तो वो खाते हैं मेवा, हम करते हैं सेवा। हम काम करते हैं मिशन से, वो करते हैं कमीशन के लिए। दोनों में बड़ा अंतर है। तो आप सुन रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को, क्योंकि गुजरात में लगातार चुनाव प्रचार में तेजी देखने को मिल रही है और इसी बीच में जेपी नड्डा मौजूद हैं और इस वक्त संबोधित करते हुए, जिसमें विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर हमला बोलते हुए इस वक्त जेपी नड्डा को आप सुन रहे हैं, जो कि सूरत में मौजूद हैं और बीजेपी की ये जनसभा जारी है जिसे संबोधित कर रहे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा।